हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम लोग फरवरी माह के दूसरे सप्ताह यानी कि 8 से लेकर 14 फरवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसका रिवीजन करेंगे। पहले सप्ताह का जो रिवीजन वीडियो है यह चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आना होगा। आपने अगर अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जगदीश कुमार पांडे, इनका उपनाम था पीयूष, इनका निधन हो गया है। वो एक जाने माने क्या थे? तो वो एक जाने माने साहित्यकार थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स, ये रहने वाले थे अमेठी उत्तर प्रदेश के। याद रखना कि इन्होंने 2 खंडकाव्य लिखे हैं, सुयोधन और तथागत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में सत्ता से अपदस्थ की गई आंग सान सूकी की पार्टी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, और ये पार्टी है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि NLD। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यांमार में वहाँ पर तख्तापलट हो गया है, तो सैन्य ने वहाँ पर तख्तापलट कर दिया है। यंगून में नाकाबंदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वहाँ पर सेना के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन जारी हैं। मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सरीसृप वर्ग में सबसे छोटा जीव खोजने का दावा किया है, और ये एक गिरगिट है। आप देख सकते हैं कि इसका जो आकार है कितना कम है। तो इस प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, इसको नाम दिया गया है ब्रुकेसिया नाना, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गिरगिट की एक ऐसी प्रजाति खोजी है जो दुनिया में सरीसृप वर्ग का सबसे छोटा जीव हो सकता है। शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे फ्रैंक ग्लाव के मुताबिक इस प्रजाति के नर शरीर की जो लंबाई है वो मात्र 13.5 मिलीमीटर है, यानी कि आधे इंच से थोड़ा सा ही अधिक, और इसको नाम दिया गया है ब्रुकेसिया नाना। हाल ही में क्रिकेट के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है, जो कि किस देश के खिलाड़ी थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप प्रत्येक प्रश्न की पूरी व्याख्या चाहते हैं और पिछले जो करंट अफेयर हैं उसका रिवीजन भी चाहते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है उसको भी देखना चाहते हैं, तो आप रोज़ सुबह 5 बजे चैनल पर आना सुनिश्चित करें। रोज़ सुबह 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें हम लोग टुडे करंट अफेयर रिवीजन और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी हल करते हैं। उसमें एक क्विज होती है आपके लिए भी, और आंसर राइटिंग भी आपसे करवाई जाती है, ताकि आप परीक्षा में जो आपका फियर है, जो आपका भय है, वो दूर हो सके और परीक्षा को आप बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। तो हाल ही में क्रिकेट के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे न्यूजीलैंड के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 1965 में टेस्ट डेब्यू करने वाले न्यूजीलैंड टीम के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है। ब्रूस टेलर ने डेब्यू मैच में सनसनी मचाई थी। उन्होंने भारत के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर पहले तो शतक ठोका था, फिर गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे, और ये इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिकेट था। किस प्रदेश में एक साइंस सिटी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो साइंस सिटी की स्थापना देहरादून के झझरा क्षेत्र में करने की योजना है, जिस पर कुल 173 करोड़ रुपए का खर्च होगा, और ये योजना 4 साल में पूरी की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च यानी कि IIHR किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन करने जा रहा है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए। तो आपको बता दें कि IIHR का जो हेड ऑफिस है यानी हेडक्वार्टर, वो भी आपको बेंगलुरु कर्नाटका में ही देखने को मिलेगा। और IIHR का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मैंने बताया आपको, बेंगलुरु कर्नाटक में। यह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और ये जो महोत्सव था इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 8 फरवरी को किया गया था। हाल ही में देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IRCTC। तो जैसा कि आप जानते हैं IRCTC से आपको जो रेल टिकट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको जो एयर टिकट भी मिलते हैं। बस कमी रह गई थी बस टिकट की, तो बस टिकट भी अब IRCTC अवेलेबल करवाएगा। इसी के साथ जब आप टूर और ट्रेवल करेंगे कहीं पर भी, तो आपको वहाँ की सारी सुविधाएं जैसे कि आना जाना और होटल में रहना और भी कई सारी सुविधाएं ये प्रोवाइड करवाता है। तो सही जवाब है इसका IRCTC। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल
म्यूटिलेशन। तो ये दिन कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है 5 फरवरी को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेशन फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिन होता है बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत सारे धर्म ये मान्यता देते हैं कि महिलाओं का जो जननांग होता है उसमें विकृति कर दी जाती है और इसका कोई चिकित्सकीय कारण नहीं होता है। ये मात्र जो है एक मतलब बिलीफ होता है, एक विश्वास के आधार पर कर दिया जाता है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। 2020 का विषय रखा गया था अनलेसिंग यूथ पावर और 2021 का विषय है नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई भारी जल तबाही से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चमोली जनपद। चमोली जनपद के अंतर्गत रैणी गांव में सबसे अधिक तबाही मची है और इस जल प्रलय में 2 जल विद्युत परियोजनाएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। उसमें एक है 13.3 मेगावाट की ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना और दूसरी कौन सी है, दूसरी है 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में तेल गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी 4700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए 4 परियोजनाएं। और ये जो चारों परियोजनाएं हैं ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया में समर्पित की गई हैं। इनकी जो कुल कास्ट आ रही है वो 4700 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ हैं और हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो दोनों को आपको याद रखना है। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की पहली उच्च स्तरीय वार्ता यानी कि HLD हाई लेवल डायलॉग की सह अध्यक्षता किसने की है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल और वाल्टिस डोम्बोरोसिस ने इसकी सह अध्यक्षता की है, यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की है। तो भारत और यूरोपीय संघ यानी कि EU के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। 5 फरवरी को हुई इस बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं व्यापार आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोसिस ने इसकी अध्यक्षता की है। दोनों लोगों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में समझौता किया है और इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी बहरीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर बहरीन जाना है तो आपको यहाँ पर आना होगा, ठीक है। तो सऊदी अरबिया से जुड़ा हुआ बहरीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ी सी लोकेशन आपको क्लियर होनी जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स नामक ये जो किताब है ये किसने लिखी है। सही जवाब इसका होगा हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन जो हैं ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। आसियान भारत की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो फ्रेंड्स हाल ही में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंबोडिया के समकक्ष थोन खोंग के साथ आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है, ठीक है। आसियान का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में 8 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, इंडोनेशिया में जकार्ता में। हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक जो है वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो फ्रेंड्स गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये जो महोत्सव था ये कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब है 6 फरवरी को, ठीक है।
मांडू उत्सव का आयोजन 13 और 14 फरवरी को धूमधाम से किया गया है। तो मांडू जो है ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। हर साल इसका जो आयोजन होता है वो अलग अलग तारीखों पर होता है। तो 2021 की थीम है खोजने में खो जाओ, ये थीम रखी गई थी और इसका आयोजन किया गया था 13 और 14 फरवरी को। समापन था 15 फरवरी को। प्रधानमंत्री ने असोम माला का शुभारंभ किया है और असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला भी रखी है। असोम माला का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण से। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली और असम सरकार के मंत्री तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के प्रमुख श्री प्रमोद बोरो भी इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी और असम के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम असोम माला का शुभारंभ किया है। सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांस अभियान, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये जो अभियान है ये चलाया गया है उन बच्चों के लिए जो लोग निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। और बहुत अधिक संख्या में, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे जो केसेज होते हैं बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में निमोनिया से लड़ने के लिए सांस नामक अभियान स्टार्ट किया गया है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हर साल करीब 23 लाख बच्चे जो मध्य प्रदेश में निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम किस राज्य ने स्टार्ट किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। और इसके अंतर्गत जो 9वीं कक्षा के बच्चे होंगे उनको 5,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन ग्रामीणों और अन्य पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की किस योजना की शुरुआत की है? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, अभ्युदय कोचिंग योजना। और इसके अंतर्गत जितने भी गरीब और निर्धन छात्र हैं उनको कोचिंग दी जाएगी। और ये जो कोचिंग है वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स एग्जाम के लिए दी जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आईसीसी का पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2021 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने जीता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ऋषभ पंत ने जीता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुरुष श्रेणी के अंतर्गत ऋषभ पंत ने ये पुरस्कार जीता है और महिलाओं के लिए ये पुरस्कार जीता है शबनीम इस्माइल ने। ऋषभ पंत जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं और शबनीम कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, याद रखना इसको। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईसीसी के जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महिला क्रिकेटरों में दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रोज सुबह 5 बजे आपके लिए क्लास लगाई जाती है। उसमें हम डेली करंट अफेयर, साथ ही साथ करंट अफेयर रिवीजन और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी रखते हैं और साथ ही साथ आपके लिए क्विज भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वापसी की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन्होंने 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, वापस कर लिया था। लेकिन अब जो बाइडेन ने इसमें वापसी की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कब तक भारत में राफेल बेड़े के पूरे होने की जानकारी दी है? सही जवाब इसका होगा अप्रैल 2022, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, देश में पहले ही 11 राफेल जेट आ चुके हैं। मार्च तक 6 और राफेल जेट आ जाएंगे। इसके बाद देश में कुल 17 राफेल जेट हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। और अप्रैल 2022 तक सभी जो राफेल हैं वो भारत में आ जाएंगे। ठीक है, कुल 36 राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता किया गया है। दसाल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है। हाल ही में किसने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि HAPS को विकसित करने की घोषणा की है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में, याद रखना। और इसकी स्थापना सन 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से की गई थी। 1964 में इसका नाम बदल कर दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी पहचान के लिए एक 16 डिजिट का यूनिकोड बनाया है?
सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि लैंड होल्डिंग्स के लिए। तो फ्रेंड्स, लैंड होल्डिंग्स के लिए ये जो 16 डिजिट का कोड होगा, यूनिकोड, इसके माध्यम से ये पहचान की जा सकेगी कि जो जमीन रजिस्ट्री होने के लिए आई है, क्या उस पर पहले भी रजिस्ट्री हो चुकी है या उस भूमि का प्रकार क्या है। तो इससे क्या होगा कि भूमि संबंधित जो बहुत सारे विवाद रजिस्ट्री के बाद स्टार्ट होते हैं, वो पहले ही उस पर नकेल कसी जा सकेगी। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, और इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, ईशांत शर्मा। तो फ्रेंड्स, ईशांत शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में डैन लॉरेंस को पगबाधा कर 8 फरवरी को खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 300 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। तो रेल मंत्री ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से सभी ट्रेनें चलने लगेंगी, यानी कि 2030 तक जो भारतीय रेल है वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश ने ऑडियो आधारित ऐप क्लब हाउस पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, यानी कि चीन ने क्लब हाउस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चीन की सरकार ने सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के लिए मशहूर सोशल मीडिया क्लब हाउस पर पाबंदी लगा दी है। इस ऐप पर तमाम संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों के साथ ही ताइवान और हांगकांग के प्रति चीन की नीतियों और मुसलमानों के प्रति चीनी सरकार के रवैये के प्रति चर्चा होती रहती है। तो इसी की वजह से चीनी सरकार ने इसको जो है सेंसर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया है। ये फॉर इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और उनकी जो सबसे लोकप्रिय फिल्म मानी जाती है वो मानी जाती है राम तेरी गंगा मैली। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके किस एयरक्राफ्ट कैरियर को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, INS विराट को। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा मुद्दा है वो इस प्रकार से है कि INS विराट ये जो है फिलहाल रिटायर हो चुका है और उसको तोड़ने के लिए एक कंपनी ने उसे परचेज किया था, जबकि एक दूसरी कंपनी चाहती है कि उस पर म्यूजियम बनाया जाए और इसीलिए याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको तोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि उस पर जो है स्टे कर दिया है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, INS विराट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को किस रूप में मनाने की घोषणा हाल ही में की गई है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, समर्पण दिवस। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के सह-संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 11वीं फरवरी को पुण्यतिथि होती है और इसे जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुधार को पूरा करने वाला 12वां राज्य बन गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो ऑलरेडी जो है जो 12 यहाँ पर राज्य हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है ताकि आप इसे समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुधार को लागू कर लेता है तो उसे जो है कुछ अतिरिक्त रुपए का कर्ज लेने की अनुमति मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के दायरे में आने वाला 12वां राज्य बन गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह बताया गया है कि इस दायरे में आ जाने के बाद राजस्थान को 2,731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है। हाल ही में वायस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किस हवाई अड्डे ने जीता है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना इसको। हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ संबंधों को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन ने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार में होने वाली घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि म्यांमार के लिए जो हम कर सकते थे वो हमने किया, इसी वजह से यह राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला लिया गया है। भारत और अफगानिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में किस जगह पर शाहतूत बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि काबुल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो शाहतूत बांध के बारे में जान लीजिएगा कि इसे जो है लालंदर बांध भी कहा जाता है और यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। लालंदर बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और इस बांध का निर्माण काबुल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मैदान नदी, उस पर किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो जल प्रलय आया है उसका एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है
कि समय से वहाँ पर जो प्राकृतिक वहाँ पर आपदा आई उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अभी भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है जो निकट समय में आने वाली आपदाओं के प्रति हमें पूर्व से सूचना दे सके। तो इसके लिए अर्थ सिस्टम मॉडल विकसित किया गया है एक भारतीय कंपनी के द्वारा। तो ये जो अर्थ सिस्टम मॉडल है ये 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपदाएं आने वाली हैं, उसके बारे में सटीक अनुमान लगा के हमें पूर्व सूचना दे सकेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि अर्थ सिस्टम मॉडल के जरिए निकटवर्ती समय में प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने वाले में भारत जो है ये पहला देश बनने जा रहा है। तो क्वेश्चन होगा कि अर्थ सिस्टम मॉडल को किस संस्थान ने विकसित किया है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के सेक्टर 62 में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अर्थ सिस्टम मॉडल जो यानी कि ESM के द्वारा विकसित जो विगत वर्षों का डेटा है, वर्तमान प्राकृतिक स्थिति और सैटेलाइट से मिली जानकारी को एक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एनालाइज किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये घटना निकट समय में घट सकती है। तो ये चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक प्रोटीन की खोज की है जिसकी वजह से एशियाई देशों में कोरोना संक्रमण की दर यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तुलना में बेहद कम रही है? तो ये खोज की है भारत के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कल्याणी शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसका बायोलॉजिकल कारण ढूंढ निकाला है और इसके मुताबिक पश्चिमी देशों की तुलना में एशियाई देशों में कोरोना वायरस के प्रसार की धीमी गति का कारण है फेफड़ों की रक्षा करने वाला एक प्रोटीन। अमेरिकी और यूरोप के लोगों में इस प्रोटीन की कमी पाई जाती है और यही इसकी मुख्य वजह है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने यह बताया है कि न्यूट्रोफिल इलास्टिस नाम का जो प्रोटीन होता है, अगर वो शरीर में है तो ये वायरस के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन बनाता है। लेकिन अगर इसका जो एक एंटी प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन यानी कि AAT, तो AAT की जो मात्रा होती है ये भारतीयों और एशियाई देश के लोगों में अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर संक्रमण जो है ये बहुत ही धीमी गति से फैला। और इसके अलावा AAT की कमी होती है जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। यही वजह है कि वहाँ पर जो कोविड-19 है उसके वायरस ने भारी कहर मचाया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस प्रदेश में विश्व के सबसे पुराने जानवर की छाप मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो छाप है आप देख सकते हैं कि ये जानवर जो होगा ये पत्ती के आकार का रहा होगा और ये जो मिला है छाप ये मध्य प्रदेश में मिला है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका, तो भीमबेटका में ही एक गुफा है, वहीं गुफा पर इसका जो छाप है वो प्राप्त हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। और इस जीव का नाम रखा गया है डिक्कनसोनिया और ये जो जीव है ये धरती पर लगभग 5700 लाख साल पहले पाया जाता था, यानी कि तब जो मानव था उसका आविर्भाव धरती पर नहीं हुआ था, तब मानव धरती पर नहीं आया था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में किया जाएगा, यह मेमोरियल बनाया जाएगा। तो याद रखना इसको। और इसमें कोविड-19 से लड़ते हुए जो लोग शहीद हुए हैं यानी कि जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं तो उनमें से 101 कोरोना योद्धाओं का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु ने एक और बाघ रिजर्व बनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु का यह बाघ रिजर्व तमिलनाडु का कौन सा बाघ रिजर्व होगा? सही जवाब होगा तमिलनाडु में अब तक कुल 4 बाघ रिजर्व बनाए जा चुके हैं और ये होगा 5वां। तो ऑप्शन डी। और अगर ये क्वेश्चन होता कि तमिलनाडु का जो 5वां बाघ रिजर्व होगा ये भारत में किस क्रम पर होगा, तो भारत में ये 91वें क्रम पर होगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास ट्रॉपिक्स 21 वर्तमान में जारी है और भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जाता है। आपको बताना ये है कि ट्रॉपिक्स 21 का पहली बार आयोजन कब हुआ था? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, यानी कि 2005 में। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। और इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 11 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स। तो 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के विज्ञान और तकनीकी के महत्वपूर्ण योगदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस की घोषणा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है। और इस साल यानी कि 2021 में इसकी थीम रखी गई है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। ये थीम है 2021 के लिए। हाल ही में किस राज्य ने गो हत्या विरोधी विधेयक पारित किया है?
सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में विधानसभा परिषद में गोहत्या निरोधक विधेयक पारित हो गया है और अब गौहत्या पर 7 साल की सजा हो सकती है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी यहाँ पर लगेगा। विश्व दुल्हन दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब इसका क्या होगा? विश्व दुल्हन दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिवर्ष 10 फरवरी को होता है विश्व दुल्हन दिवस। ठीक है, और 2016 की जो थीम थी वही थीम 2021 में भी रखी गई है। हालांकि 2016 में शुरुआत नहीं हुआ था, तो 20 दिसंबर 2013 को UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। उस वर्ष थीम रखी गई थी न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, और इसी को जो है अपनाया गया है 2021 की थीम के रूप में। तो पहला जो विश्व दलहन दिवस था ये 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। 2021 में इसका ये तीसरा संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये भी बता दें कि दाल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है ये पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। और एक बात और भी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। तो 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। भिखारी मुक्त योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में शुरू की गई है भिखारी मुक्त योजना। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कलराज मिश्रा हैं गवर्नर। पॉपुलेशन कितना है? 6.89 करोड़। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि गुलमर्ग। तो गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। ई कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। याद रखना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पैंगोंग झील किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही जवाब है लद्दाख में। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। याद रखना इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबी बातचीत के बाद पैंगोंग झील और उत्तरी और दक्षिणी तट पर डिसएंगेजमेंट की जो सहमति है वो बन गई है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कुल लंबाई कितनी है? 3,488 किलोमीटर। और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये पैंगोंग झील से भी गुजरती है। तो पूर्वी लद्दाख में कुल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका 826 किलोमीटर पड़ता है। 135 किलोमीटर से लंबी ये जो झील है ये 604 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। अब यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी जो संरचनाएं हैं इसको फिंगर कहा जाता है। तो भारत का ये कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये फिंगर 8 के पास से गुजरती है यहाँ से। ठीक है, और चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये फिंगर 2 के पास से गुजरती है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर ये हम हैं, और इसके बाद चाइना आता है। तो एक्चुअल जो विवाद था वो जो आपको ग्रीनिश एरिया दिखाई दे रहा है इसी को लेकर स्टार्ट हुआ था। मतुआ संप्रदाय का संबंध मुख्यतः भारत के किस प्रदेश से है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। मतुआ संप्रदाय पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी जो महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के विधानसभा सीटें हैं 294, और इसमें 70 विधानसभा सीटों पर मतुआ संप्रदाय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही वजह होती है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो है ये मतुआ संप्रदाय को खुश करने में लगी रहती है। फिलहाल आपको ये बता दें कि मतुआ संप्रदाय के लोग पूर्वी पाकिस्तान से आते हैं और वो लोग शरण की मांग कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं, और यहाँ पर इनकी मांग को काफ़ी हद तक मान भी लिया गया है। विश्व दलहन दिवस जो कि मनाया गया 10 फरवरी को, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय कानपुर में है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक जानकारी दी है, जिसके मुताबिक देश का जो दलहन उत्पादन है वो 1.40 करोड़ टन से बढ़कर कितने करोड़ टन हो गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि 2.40 करोड़ टन। ठीक है, फाजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के राज्य दुबई में। और अनुभवी फर्राटा धाविका हिमा दास को किस प्रदेश की सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP के पद पर नियुक्त किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, असम। तो इनको जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि असम के ढींग गांव में जन्मी हिमा IAAF वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप के ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर योशिरो मोरी ने
किस विश्व स्तरीय खेल समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति। ठीक है। चाइनीज न्यू ईयर यानी कि लूनर न्यू ईयर यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल, तीनों एक ही है। इसकी शुरुआत कब से हो रही है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 12 फरवरी से। ठीक है, तो याद रखना इसको आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन में यह एक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये जो त्यौहार है ये 14 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? सही जवाब इसका होगा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से, यानी कि विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि स्वीट रिवॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये 2016 में की गई थी। ठीक है। मानसा वाराणसी जिन्होंने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है, वो रहने वाली कहाँ की हैं? तो रहने वाली हैं तेलंगाना की, ऑप्शन सी। वाराणसी उपनाम से आप कंफ्यूज मत होना कि ये उत्तर प्रदेश की हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ये रहने वाली हैं कहाँ की? तेलंगाना की। ठीक है। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुई है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि असम में। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है। 6 से लेकर 10 फरवरी तक गुवाहाटी असम में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है किसने? ये खिताब जीता है रॉबर्ट इरविन ने। इन्होंने एक तस्वीर खींची है जिसका नाम रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। तो ये जो किताब है इसका नाम है बुश फायर। इसे दुनिया भर के 55,486 मतों से चुना गया है और इसी तस्वीर के लिए फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना CFO यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, जितेंद्र चोपड़ा को। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मेघालय पुलिस ने। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम को वाहन और सारथी एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया गया है और इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक अधिकारी हैं वो ये ऐप्स जो हैं इसके माध्यम से जो उल्लंघन करता होगा, जैसे कि वाहन और ड्राइवर के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पर जो पॉस मशीन लगाई जाएगी उसके माध्यम से तुरंत ही उनसे जो जुर्माना है वो वसूल कर लिया जाएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग में है और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कानराड संगमा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि कोलकाता में। हाल ही में भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि रामावत टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो आचिल इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। और जैसा कि आप जानते हैं इसका उद्घाटन किया गया है हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार 12 फरवरी को देश का पहला CNG से चलने वाला जो ट्रैक्टर है उसको लॉन्च किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजल के बजाय CNG ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान सालाना 1 लाख रुपए तक बचा सकेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती, ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो संस्था स्थापित की है उसका नाम है ऑप्शन बी, आर्य समाज। ठीक है, क्या नाम है? आर्य समाज। तो दोस्तों याद रखना कि गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसरो ने हाल ही में गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं एंड्रॉयड तो उसमें ये जो गूगल मैप है प्री इंस्टॉल आता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप मैप सर्च करते हैं, मान लीजिए अगर आप मैप सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको मैप माई इंडिया का ऐप ही मिलता है। जब आप इंडिया से रिलेटेड जो मैप है अगर उसको आप सर्च करते हैं तस्वीर के रूप में, ठीक है, मैप लिख देंगे तो ये सीधे सीधे आपको गूगल मैप पे ले जाता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे इमेज तो आपको मैप माई इंडिया के द्वारा जो इमेज जारी किया गया है वही जानकारी आपको मिलती है, वही तस्वीर आपको मिलती है। तो इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको जो है एक ऐसा ऐप मिल जाएगा जो कि गूगल मैप का एक ऑप्शन हो सकता है। प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस ये कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका है क्या? ऑप्शन ए, यानी कि 11 फरवरी को। और 11 फरवरी जो होती है ये महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान का जन्मदिन होता है। और 2021 की थीम रखी गई है यूनानी मेडिसिन
अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो ये आपको याद रखना है। काला घोड़ा महोत्सव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और भी कि 2021 में काला घोड़ा महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो वर्चुअल रूप से किया गया है। विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? सही जवाब है इसका क्या? कर्नाटक का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 में। ये भी आपको याद रखना है। विजयनगर हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है और यह जिला यूनेस्को की विश्व धरोहरों का स्थान है, जिसमें हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक किताब किसने लिखी है? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा ने। हाल ही में 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस किस शहर में आयोजित किए गए हैं? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो 2021 की थीम रखी गई है डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव्स और INCA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था 8 से लेकर 14 फरवरी तक का साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी प्रश्नों का हमने यहाँ पर रिवीजन किया। अगर आप सारे करंट अफेयर को डिटेल में जानना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 5 बजे जो क्लास लगती है उसमें आना आप बिल्कुल सुनिश्चित करें। हम इसमें डेली करंट अफेयर, साथ ही साथ करंट अफेयर रिवीजन और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी रखते हैं। आपसे आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के करंट अफेयर की PDF बुक को परचेज नहीं किया है तो आज भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समय बहुत कम बचा हुआ है, किताबों को खरीद लीजिएगा और पढ़ डालिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।